हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग विज्ञान के और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। कहता है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है। यानी प्यारे साथियों, तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल दिया है, पीनियल दिया है। तो प्यारे साथी, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे साथी? पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला सवाल आपका होगा, कहता है कि नेत्रदान में निम्नलिखित में से दाता, नेत्रदान में से निम्नलिखित में से दाता, ये जो आंख देने वाला होता है यानी नेत्र दान करता है, तो दाता की आंख का कौन सा भाग, दाता की यानी जिसने आंख दिया है उस आंख का कौन सा भाग, कौन सा अवयव उपयोग में आता है। तो पुतली, नेत्रपटल, आंख का पर्दा और दृश्यपटल यानी रेटिना। तो प्यारे साथी, यानी नेत्रपटल जिसे हम कार्निया कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्निया। यानी आंख, यानी जो नेत्रदान किया जाता है उसमें केवल कार्निया जो है काम के लायक होता है, यानी वही उपयोग में लाया जाता है, यानी कार्निया। नेत्रदान में कौन सा भाग उपयोग में आता है? तो कार्निया। और मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि श्वसन, श्वसन यानी रिस्पायरेशन, क्या है प्यारे साथी? रिस्पायरेशन यानी श्वसन। श्वसन है, अपचय है, उपचय है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो प्यारे साथी, श्वसन एक अपचय प्रक्रिया है। क्या है? अपचय प्रक्रिया है। श्वसन एक अपचय प्रक्रिया है। ऐसे में अपचय प्रक्रिया कैसे है इसे आप समझेंगे। देखिए, श्वसन के बारे में आप समझेंगे कि श्वसन ऐसे कहा जाए कि ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जंतु क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। भाई, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जंतु क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। अभी आपको बंद कमरे में पैक कर दिया जाए एकदम, जहां हवा जरा सा भी ना जाए, थोड़ी देर बाद क्या आपका दम घुटने लगेगा, आपका शरीर शिथिल होने लगेगा। लेकिन वहीं तुरंत गेट खोलने के बाद आपको एनर्जी थोड़ी सी मिलने लगती है। तो यानी जीव जंतु जो होते हैं वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं। और श्वसन के एक अपचय प्रक्रिया, श्वसन जो है एक अपचय प्रक्रिया है। श्वसन एक अपचय प्रक्रिया है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अपचय प्रक्रिया वह होती है जिसमें जटिल खाद्य अणुओं का विघटन होता है, जिसमें जटिल खाद्य अणुओं का विघटन होता है। क्योंकि हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन्स, मतलब ढेर सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कुछ मात्रा में, ढेर सारी चीजें मिली होती हैं। इसका विघटन किया जाना है, इसका विघटन किया जाना है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका? यही प्रक्रिया आपका अपचय प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? अपचय प्रक्रिया कहलाती है। अगला सवाल आपके लिए होगा, कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बता दीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि गुर्दा, यकृत, अमाशय और पीयूष। तो प्यारे साथी, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अब आप समझेंगे, यकृत यानी लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत हृदय के ठीक पीछे स्थित होती है। हृदय के ठीक पीछे यकृत आपका स्थित होता है, तथा दाहिने और बाएं दो पिंडों से मिलकर यह बना होता है। और यकृत का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम होता है। यकृत का वजन कितना होता है? लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। और आपने समझ लिया सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। और यह कितने किलोग्राम की होती है? 1.5 से 2 किलोग्राम की होती है। और यह हृदय के जस्ट पीछे पाया जाता है। अगला सवाल आपका है, कह रहा कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? क्या प्यारे साथी कह रहा कोशिका के अंदर
कोशिका सेल के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो प्यारे साथी याद कर लो आरएनए के द्वारा होता है। आरएनए के द्वारा कोशिका के अंदर सूचना का प्रसार होता है, प्रवाह होता है। और आनुवंशिकता की जांच किसके माध्यम से होती है? तो डीएनए के माध्यम से होती है। डीएनए के माध्यम से आनुवंशिकता की जांच होती है। अगला सवाल आपका है, कहता है, आप देखेंगे, कह रहा मानव शरीर में, प्यारे साथी, मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? आपको मैंने हड्डियों से संबंधित कल कुछ बताया था, और आज आप बताइए, कल के वीडियो में मैंने हड्डियों से संबंधित बात की थी। मानव शरीर में कौन सी हड्डी, मानव शरीर की कौन सी हड्डी, किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, उरु यानी जांग यानी ठुड्डी यानी बाह यानी भुजा। प्यारे साथी, मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डियां मैंने बताया था कल 26 हड्डियां होती हैं। रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 26। उरु यानी जांग की हड्डी, यानी कहां से प्यारे साथियों? श्रोणि मेखला से नीचे घुटने तक, यह है भैया जांग। यही सबसे बड़ी हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है भैया? उरु यानी जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। अब आप देखें, सबसे लंबी कह सकते हैं, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है भैया? सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीस होती है। क्या होती है? स्टेपस आप कह सकते हैं, या स्टेपीज कह सकते हैं। और ये पाया जाता कहाँ पर? तो कान में पाया जाता है। कान में सबसे छोटी हड्डी, और पैर में यानी जांग की सबसे बड़ी हड्डी। और ठुड्डी जो है आपके सामने, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। क्या होती है प्यारे साथी? सबसे मजबूत हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी हड्डी होती है? जबड़े की हड्डी यानी ठुड्डी की हड्डी। अब देखिए, बाह भुजाओं में कितनी हड्डी होती है प्यारे साथी? तो 30 हड्डी होती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सारा सवाल आप तैयार करके जाएंगे इस बार। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। क्या कह रहा? कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है। क्लोरोप्लास्ट द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, और राइबोप्लाज्मा द्वारा, साइटोप्लाज्मा द्वारा, और न्यूक्लियस द्वारा। प्यारे साथियों, तो कोशिकीय जो गतिविधियां होती हैं उसे नियंत्रित करने के लिए हमें न्यूक्लियस द्वारा करना होता है। किसके द्वारा किया जाता है प्यारे साथियों? न्यूक्लियस के द्वारा। न्यूक्लियस के द्वारा कोशिकीय गतिविधियों का क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। अगला सवाल आपका है, प्रोटीन क्या है? क्या है? प्रोटीन क्या है प्यारे साथी? सवाल आपके सामने कह रहा है कि प्रोटीन क्या है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। पॉलीपेप्टाइड है, और पॉली एसिड्स है, और पॉलीएस्टर्स है, और पॉलीसैकेराइड्स है। कह रहा प्रोटीन क्या है? तो प्यारे साथी, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड्स होता है। अब आप ध्यान देंगे, प्रोटीन एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स से मिलकर बना होता है। प्रोटीन क्या होता है? एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। और पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला होती है। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होती है? अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला होती है। इसलिए प्रोटीन क्या है प्यारे साथी? पॉलीपेप्टाइड्स है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड्स की एक अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड होती है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है जो शरीर का तापमान बनाए रखती है? तो देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस है, और एड्रीनल है। कह रहा कि ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है प्यारे साथी? तो ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके पास था, तो हाइपोथैलेमस सवाल का उत्तर होगा। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सा? हाइपोथैलेमस के कारण शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, यानी तापमान एक सा रहता है। अब देखिए अगला सवाल आपके लिए कहता है कि बताइए अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है प्यारे साथी? तो पित्तरस, अग्नाशयी रस, और टाइलिना मिलती है, और जठर रस मिलता है। तो देखिए, भोजन के पश्चात अमाशय में जठर रस मिलता है। क्या मिलता है? तो जठर रस मिलता है। याद कर लो, सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सारे सवाल। इसे आपको रट्टा मार लेना है और रट्टा मार कर जाना है। एक समय आएगा कि सारा सवाल मैं एक तरफ से आपको रट्टा करवा दूंगा। चलिए, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता। वाह भाई वाह! जैसे ही आप स्वादिष्ट भोजन देखते हैं, अरे लड़कियों को देख लो, जैसे ठेले पे गोलगप्पा देख ली, बस अब खाने का मन किया, मुंह में पानी आने लगा।
है कि नहीं? या फिर आपको बड़ी तेज सी भूख लगी हो और आपके घर में भोजन या कहीं महक रहा हो, तो आपके जाते समय महक रहा हो तो आपको क्या लगेगा, बस अब खाना मिल ही जाए। जब ऐसा नहीं भैया मिल जाएगा खाना, है ना, जब बनाओगे करोगे तब मिलेगा। ध्यान रहे ना, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह एक है, क्या है प्यारे साथी, यह एक है उदासीन अनुक्रिया, यानी नेचुरल अनुक्रिया है। यह एक क्या है, नेचुरल अनुक्रिया है, जो भोजन को देखते ही मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? 4 ऑप्शन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है विषाणु जनित है? विषाणु जनित आपके सामने टाइफाइड, टीबी, हैजा और हेपेटाइटिस बी। तो प्यारे साथी, टीबी जो है विषाणु जनित रोग है, बाकी सभी जीवाणु जनित रोग है। बाकी सभी क्या है, जीवाणु जनित रोग है, और टीबी क्या है, एक विषाणु जनित रोग है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। क्या प्यारे साथी, कह रहा है कृत्रिम जो डायलिसिस करवाया जाता है, भैया डायलिसिस करवाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का डायलिसिस होता है और थोड़ा महंगा भी होता है, गरीब परिवार इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसलिए ध्यान रहे कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है यकृत के प्रतिस्थापन से में, आंत के प्रतिस्थापन में, वृक्क के गुर्दे के प्रतिस्थापन में होता। किसके भैया, वृक्क यानी गुर्दे के प्रतिस्थापन, यानी गुर्दे यानी क्या है, गुर्दा क्या करता है आपका, रक्त शोधन करता है। तो ध्यान रहे, गुर्दा जब असमर्थ हो जाता है रक्त के शोधन में, यानी पानी को, यानी मूत्र को और पदार्थों को अलग करने में असमर्थ हो जाता है, तो क्या कराया जाता है, डायलिसिस कराया जाता है, जिससे क्या होता है, रक्त और पानी को अलग करके पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, ब्लड को फिर से वापस डाल दिया जाता है। यही क्या है भैया, डायलिसिस यानी कृत्रिम डायलिसिस, यानी वृक्क के प्रतिस्थापन से, यानी गुर्दे रक्त के शोधन से संबंधित है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र, कह रहा निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र से हार्मोन्स नियंत्रित होते हैं? मानव शरीर के किस तंत्र से हार्मोन्स नियंत्रित होते हैं? तो अंतःस्रावी तंत्र से, परिसंचारी तंत्र से, परिरक्षक तंत्र से और प्रजनन तंत्र से। तो अंतःस्रावी तंत्र से मानव शरीर के तंत्र क्या करते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। किसे, अंतःस्रावी तंत्र से। अगला सवाल आपका होगा और अंतिम सवाल होगा, कह रहा ऊर्जा, क्या प्यारे साथी, कह रहा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 4 ऑप्शन आपके पास है, विटामिन है, खनिज तत्व है, कार्बोहाइड्रेट्स है और जल है। कह रहा ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्यारे साथी, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्थान है। क्या भैया, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्थान है। कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन से भी ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। बात समझ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, वसा तथा प्रोटीन से भी ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। लगभग 60 से 80% ऊर्जा मानव शरीर कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कर सकता है। तो प्यारे साथी, देखेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको हल कराया जा रहा है। ये श्रृंखला चल रही है लोको पायलट यानी ALP और टेक्नीशियन और NTPC या ग्रुप डी से संबंधित जो भी साइंस के महत्वपूर्ण सवाल है, इस श्रृंखला के माध्यम से घटना चक्र के सभी सवाल आपके एग्जाम वाले इस वीडियो में रखे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक और शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।